प्रिय विद्यार्थियों, मैं बसंत कुमार प्रवीण मैथ्स में आपका स्वागत है। तो पिछले क्लास में हम पढ़े थे राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के बारे में। उसमें एक ही क्लास में हम देखे थे राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के परिचय के बारे में। तो चलिए आज से हमारा क्लास स्टार्ट होता है प्रॉपर वे में। 3 दिन पॉलिटी का क्लास चलेगा और 3 दिन हिस्ट्री का क्लास चलेगा। तो पॉलिटी के क्लास में आज हम स्टार्ट कर रहे हैं सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक। नाम क्या है? तो राष्ट्रपति। तो राष्ट्रपति इन डिटेल्स एक एक अनुच्छेद पर राष्ट्रपति के शक्ति के बारे में पढ़ेंगे, हर चीज के बारे में पढ़ेंगे। तो अब ज्यादा बात नहीं करते हुए डायरेक्ट अब हम टॉपिक स्टार्ट करते हैं राष्ट्रपति। अब ध्यान दीजिए, अगर हम राष्ट्रपति की बात करें, राष्ट्रपति का वर्णन संविधान के किस भाग में किया गया है? तो इसका वर्णन भाग 5 में किया गया है। कहाँ से इसका वर्णन किया गया है? तो वर्णन किया गया अनुच्छेद 52 से लेकर 62 तक। अनुच्छेद 52 से लेकर 62 तक किसका वर्णन किया गया है? राष्ट्रपति का वर्णन किया गया है। अगर इस पद की बात करें, यह पद कहां से लिया गया? तो यह पद लिया गया है ब्रिटेन से। कहां से लिया गया है? यह पद ब्रिटेन से लिया गया है। राष्ट्रपति, आपको ही पता होगा राष्ट्रपति के बारे में कि राष्ट्रपति देश का क्या होता है? देश का प्रथम नागरिक होता है। राष्ट्रपति देश का प्रथम नागरिक होता है। इसके साथ साथ अगर हम बात करें, यह देश का क्या है? यह देश का संवैधानिक प्रधान होता है। संवैधानिक प्रधान होता है, यानी संविधान के अनुसार देश का प्रथम जो नागरिक होगा वह कौन होगा? तो वह राष्ट्रपति होता है। अगर हम बात करें वास्तविक प्रधान की, तो ध्यान दीजिए, वास्तविक प्रधान की बात करें तो वास्तविक प्रधान कौन होता है? तो वास्तविक प्रधान होता है प्रधानमंत्री। वास्तविक प्रधान कौन होगा? प्रधानमंत्री होगा। फिर से बार रिपीट करते, राष्ट्रपति पद का वर्णन संविधान के किस भाग में किया गया है? तो भाग 5 में इसका वर्णन किया गया है। वहीं अगर बात करें इसका वर्णन किस अनुच्छेद में किया गया है? तो अनुच्छेद 52 से लेकर 62 तक इसका वर्णन किया गया। ये पद कहां से लिया गया है? तो यह पद ब्रिटेन से लिया गया। राष्ट्रपति होता क्या है? तो देश का प्रथम नागरिक होता है। वहीं संवैधानिक प्रधान की बात करें, यह देश का क्या होता है? संवैधानिक प्रधान होता है। जबकि वास्तविक प्रधान की बात करें तो वास्तविक प्रधान कौन होता है? वास्तविक प्रधान होता है प्रधानमंत्री। एक चीज और यहीं पर देख लीजिए, अगर हम राष्ट्रपति की बात करें, अभी तुरंत बताया राष्ट्रपति का पद कहां से लिया गया है? राष्ट्रपति का पद ब्रिटेन से लिया गया है। और राष्ट्रपति होता क्या है? तो संवैधानिक प्रधान होता है। राष्ट्रपति की तुलना जो है, राष्ट्रपति की तुलना किससे किया गया है? तो राष्ट्रपति की तुलना किया गया है ब्रिटेन के शासक से। ब्रिटेन के शासक से। जो स्थिति ब्रिटेन के शासक की है वही स्थिति भारत में किसका है? राष्ट्रपति का। और अगर बात करें प्रधानमंत्री की, तो जो शक्ति प्रधानमंत्री, ये भारत के प्रधानमंत्री की बात करें तुलना, यह किससे किया गया है? यह किया गया है अमेरिका के राष्ट्रपति से। अमेरिका के राष्ट्रपति से इसकी तुलना किया गया। ये तो था छोटी मोटी बातें। अब आते हैं हम कहां? आते हैं अनुच्छेद पर। अनुच्छेद की बात करें तो टॉपिक का नाम क्या है? टॉपिक का नाम है राष्ट्रपति। टॉपिक का नाम क्या है? राष्ट्रपति। राष्ट्रपति से जुड़ा इसका वर्णन कहां किया गया है? अनुच्छेद 52 से लेकर 62 तक। पहले हम 52 से 62 तक एक बार देख लेते हैं, उसके बाद इन डिटेल्स एक एक अनुच्छेद के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहला अनुच्छेद है अनुच्छेद 52। 52 के बाद 53, 53 के बाद 54, 54 के बाद 55, 55 के 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62। ध्यान दीजिए, अनुच्छेद 52 में क्या कह रहा है? अनुच्छेद 52 में कह रहा है कि यहां क्या होगा? भारत में एक राष्ट्रपति होगा। भारत में एक राष्ट्रपति होगा। यह कह रहा है कौन सा अनुच्छेद? तो अनुच्छेद 52। नेक्स्ट अगर बात करें अनुच्छेद 53 की, तो अनुच्छेद 53 में किसका वर्णन किया गया है?
तो अनुच्छेद 53 में कहा गया कि भारत का जो राष्ट्रपति होगा वह क्या होगा, वह संघ की कार्यपालिका का प्रधान होगा, संघ की कार्यपालिका का प्रधान होगा। वहीं अगर हम बात करें 54 की, तो 54 में किसका वर्णन किया गया है, तो 54 में राष्ट्रपति चुनाव प्रणाली का वर्णन किया गया है। किसका वर्णन, चुनाव प्रणाली का वर्णन किया गया है। नेक्स्ट अगर हम बात करें, नेक्स्ट 55 में किसका वर्णन किया गया है, तो 55 में वर्णन किया गया है चुनाव प्रक्रिया का, राष्ट्रपति के चुनाव प्रक्रिया का। 56 में अगर बात करें, राष्ट्रपति के कार्यकाल का वर्णन किया गया है। 57 में अगर बात करें, तो राष्ट्रपति के पुनः निर्वाचन का वर्णन किया गया है। 58 में राष्ट्रपति की योग्यता का, किसका वर्णन किया गया है, योग्यता का वर्णन किया गया है। और 59 में अगर बात करें, राष्ट्रपति के सेवा शर्त का वर्णन किया गया। 60 में ध्यान दीजिए, 60 में किसका वर्णन किया गया है, राष्ट्रपति के शपथ ग्रहण का वर्णन किया गया है। और वहीं 61 में राष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया, जिसको हम क्या बोलते हैं, महाभियोग का वर्णन किया गया है। 62 में किसका वर्णन है, तो 62 में राष्ट्रपति के पद रिक्त को भरने की प्रक्रिया का वर्णन किया गया है। अब इस 62 तक में सबसे ज्यादा एग्जाम में जो अनुच्छेद पूछता है, वो अनुच्छेद पूछता क्या है, तो पूछता है महाभियोग। राष्ट्रपति पर महाभियोग किस अनुच्छेद के तहत लगाया जाता है, अनुच्छेद 61। और ध्यान दीजिए, महाभियोग किस पर लगेगा, जो व्यक्ति राष्ट्रपति बन चुका है उसी पर महाभियोग लगेगा। और राष्ट्रपति बन चुका है कहने का मतलब शपथ ग्रहण, तो महाभियोग से ठीक पहले क्या होगा, शपथ ग्रहण। शपथ ग्रहण का वर्णन अनुच्छेद 60 में। और जब महाभियोग लग जाएगा, पास हो जाएगा, तो वह व्यक्ति क्या होगा, हट जाएगा, तो पद रिक्त का वर्णन अनुच्छेद 62 में किया गया। कार्यकाल का वर्णन किसमें, कार्यकाल का वर्णन 56 में। योग्यता का वर्णन किसमें, योग्यता का वर्णन 58 में। तो सबसे ज्यादा यही सब अनुच्छेद 53 हो गया, 54 हो गया, 61 हो गया, ये पूछता है। अब आगे आते हैं एक एक अनुच्छेद। सबसे पहला जो अनुच्छेद है, सबसे पहला अनुच्छेद ध्यान से देखिए, यहां पर क्या कह रहा है, अनुच्छेद 52 में साफ शब्दों में कहा है, अनुच्छेद 52 में साफ शब्दों में कहा है कि भारत में क्या होगा, भारत में एक राष्ट्रपति होगा। अब ये भारत में एक राष्ट्रपति होगा, यह शब्द अपने आप में क्या कह रहा है, यह शब्द अपने आप में कह रहा है कि भारत के राष्ट्रपति का पद जो है किसी भी स्थिति में रिक्त नहीं माना जाएगा। यही कह रहा है अपने आप में अनुच्छेद कौन सा, अनुच्छेद 52। यानी भारत में एक राष्ट्रपति होगा, मतलब होगा, उसका पद कभी भी रिक्त नहीं माना जाएगा। और फिर अगर बात करें अनुच्छेद 52 के बाद अनुच्छेद 53 की, तो ध्यान दीजिए अनुच्छेद 53 में क्या कह रहा है, तो इस अनुच्छेद में कहा गया है कि राष्ट्रपति जो होगा, राष्ट्रपति क्या होगा, राष्ट्रपति संघ मतलब क्या, केंद्र सरकार को, राष्ट्रपति संघ की कार्यपालिका का प्रधान होगा, संघ की कार्यपालिका का प्रधान होगा। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि संघ में जो भी काम होगा वो सारा काम किसके नाम, तो संघ में होने वाला समस्त कार्य जो है वह राष्ट्रपति के नाम होगा। और राष्ट्रपति अपने इस कार्यपालिका शक्ति का जो प्रयोग है, कार्यपालिका शक्ति का प्रयोग है, वह करता है किसके सिफारिश पर, तो या किसके सलाह पर, तो हम कहेंगे मंत्री परिषद के सलाह पर। तो केंद्र सरकार की बात करें, केंद्र सरकार की कार्यपालिका का प्रधान कौन होता है, तो वो प्रधान होता है राष्ट्रपति। और राष्ट्रपति के कार्य की बात करें, राष्ट्रपति
कोई काम करता है तो वह किसके सलाह पर करता है? तो मंत्री परिषद के सलाह पर करता है। मंत्री परिषद की बात करें तो मंत्री परिषद का प्रधान यानी हेड कौन होता है? तो वो होता है प्रधानमंत्री, वो होता है प्रधानमंत्री। शायद क्लियर हो गया होगा अनुच्छेद 52 और अनुच्छेद 53। नेक्स्ट अगर हम बात करें अनुच्छेद 54 की, अनुच्छेद 54 की अगर हम बात करें तो ध्यान दीजिए, अनुच्छेद 54, अनुच्छेद 54 में किसका वर्णन किया गया है? तो अनुच्छेद 54 में राष्ट्रपति के, अनुच्छेद 54 में राष्ट्रपति के चुनाव प्रणाली, चुनाव प्रणाली का, चुनाव प्रणाली का वर्णन किया गया है, चुनाव प्रणाली का वर्णन किया गया है। अब चुनाव प्रणाली में हम क्या देखेंगे कि राष्ट्रपति के चुनाव प्रणाली में कौन कौन भाग लेता है? राष्ट्रपति के चुनाव प्रणाली में कौन कौन भाग लेगा? कहने का मतलब है कि राष्ट्रपति के चुनाव में कौन कौन वोट करता है। प्रणाली वही है, जो वोट करता है वही प्रणाली का हिस्सा होगा, वही राष्ट्रपति के चुनाव प्रणाली में शामिल होगा। तो याद कीजिए पिछले क्लास में बताए थे कि लोकसभा, लोकसभा प्लस राज्यसभा, राज्यसभा के निर्वाचित जो सदस्य होंगे, कौन सा सदस्य? निर्वाचित जो सदस्य होगा वह राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेता है। दूसरा बताए थे राज्य विधानसभा, जितना भी राज्य विधानसभा है, राज्य विधानसभा के जितने भी निर्वाचित सदस्य हैं, जितने भी निर्वाचित सदस्य हैं, वो सभी निर्वाचित सदस्य इसके चुनाव में भाग लेते हैं। साथ में अगर हम बात करें, साथ में दिल्ली, दिल्ली प्लस पुदुचेरी, दिल्ली प्लस पुदुचेरी प्लस जम्मू कश्मीर विधानसभा के क्या है? निर्वाचित सदस्य जो है वह भी राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेता है। तो राष्ट्रपति के चुनाव प्रणाली में कौन कौन शामिल हुआ? तो राष्ट्रपति के चुनाव प्रणाली में हम देख रहे हैं कि लोकसभा और राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य भाग लिए, साथ में सभी राज्यों के विधानसभा के निर्वाचित सदस्य भाग लिए, साथ ही दिल्ली, पुदुचेरी और जम्मू कश्मीर विधानसभा के निर्वाचित सदस्य भाग लिए। और ये सब मिलकर किसका निर्माण करता है? तो राष्ट्रपति के चुनाव प्रणाली का निर्माण करता है। यहां हम बोले हैं क्या? यहां बोले हैं राज्य विधानसभा, सभी राज्यों के विधानसभा के निर्वाचित सदस्य इसमें भाग लेता है। अब थोड़ा सा समझिए, अगर कोई राज्य, किसी राज्य में विधानसभा क्या है? भंग हो गया है, किसी राज्य में विधानसभा भंग हो गया है और उसी समय राष्ट्रपति का चुनाव आ रहा है, चुनाव हो रहा हो, तो उस समय क्या होगा? क्या राष्ट्रपति का चुनाव रोक दिया जाएगा? तो नहीं, राष्ट्रपति का चुनाव नहीं रोका जाएगा, भले किसी राज्य की विधानसभा भंग ही क्यों ना हो। जब विधानसभा भंग होगा तो वहां कोई सदस्य नहीं बचेगा और फिर उस राज्य के विधानसभा के सदस्य भाग नहीं लेंगे। क्यों नहीं लेंगे? क्योंकि वहां का विधानसभा भंग है। अब एक प्रश्न है कि राष्ट्रपति का चुनाव प्रणाली जो है वह कहां से लिया गया है? तो राष्ट्रपति का चुनाव प्रणाली लिया गया है कहां से? तो वह लिया गया है अमेरिका से। कहां से लिया गया है? अमेरिका से। यह भी एकदम ध्यान देना, एग्जाम में बार बार यह क्वेश्चन पूछता है कि राष्ट्रपति का चुनाव प्रणाली कहां से लिया गया है। नेक्स्ट अगर हम बात करें किसका? तो अनुच्छेद 55 का। ध्यान दीजिए, अनुच्छेद 55, अनुच्छेद 55 की अगर हम बात करें तो अनुच्छेद 55 में किसका वर्णन किया गया है? तो अनुच्छेद 55 में राष्ट्रपति के, राष्ट्रपति के चुनाव प्रक्रिया का वर्णन किया गया। किसका वर्णन किया गया है? तो राष्ट्रपति के चुनाव प्रक्रिया का वर्णन किया गया। अब यहां समझना है कि राष्ट्रपति का चुनाव प्रक्रिया क्या है, राष्ट्रपति का चुनाव प्रक्रिया क्या है। तो इसको समझने से पहले थोड़ा सा समझिए, हमारे देश में जितना भी चुनाव होता है, जितना भी चुनाव होता है, या तो चुनाव होगा प्रत्यक्ष, या तो चुनाव होगा
प्रत्यक्ष, या तो चुनाव होगा अप्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष चुनाव में अगर हम बात करते हैं तो प्रत्यक्ष चुनाव में कौन भाग लेता है, तो प्रत्यक्ष चुनाव में जनता भाग लेता है। अप्रत्यक्ष चुनाव में कौन भाग लेता है, तो अप्रत्यक्ष चुनाव में जनता के द्वारा चुना गया प्रतिनिधि भाग लेता है। कौन भाग लेता है, चुना गया प्रतिनिधि भाग लेता है। अब यहां पर हम देखें क्या, अभी जस्ट हम देख रहे थे कि राष्ट्रपति के चुनाव प्रणाली में कौन भाग लेता है, यानी राष्ट्रपति को कौन वोट देता है। तो यहाँ पता चला लोकसभा राज्यसभा के सदस्य, राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्य, दिल्ली पुदुचेरी जम्मू कश्मीर के निर्वाचित सदस्य। तो कहीं पर जनता भाग ले रहा है, नहीं ले रहा है। जनता के द्वारा चुना गया प्रतिनिधि भाग ले रहा है, और जब जनता के द्वारा चुना गया प्रतिनिधि भाग लेगा तो वह चुनाव प्रणाली कैसा होगा, अप्रत्यक्ष होगा। वह चुनाव प्रणाली कैसा होगा, अप्रत्यक्ष होगा। अब थोड़ा सा और ध्यान से समझिए, राष्ट्रपति का जो चुनाव है वह होता है, तो राष्ट्रपति का चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से, किस रूप से, तो राष्ट्रपति का चुनाव जो होता है अप्रत्यक्ष रूप से होता है। किस प्रक्रिया, प्रोसेस क्या है, तो प्रोसेस है आनुपातिक, आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के तहत। आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के तहत जो चुनाव होता है वह होता है एकल संक्रमणीय, एकल संक्रमणीय मत पद्धति के द्वारा, एकल संक्रमणीय मत पद्धति के द्वारा इसका चुनाव होता है। अब आगे समझिए ये एकल संक्रमणीय मत प्रणाली या पद्धति है क्या, यह कैसा अप्रत्यक्ष चुनाव है। तो प्रत्यक्ष चुनाव में हम वोट देने जाते हैं तो जितना भी कैंडिडेट खड़ा है उसमें से एक व्यक्ति को वोट देते हैं। अप्रत्यक्ष चुनाव में भी अगर बात करें एकल संक्रमणीय मत प्रणाली की, तो इसमें जब हम वोट देने जाते हैं तो जितना कैंडिडेट खड़ा है उन सभी कैंडिडेटों को हम वोट देते हैं वरीयता के क्रम में। किस क्रम में, वरीयता के क्रम में, यानी अपने पसंद के अनुसार। तो शायद हमको लगता है राष्ट्रपति का चुनाव जो है, राष्ट्रपति, सॉरी यहां पर एक मिस्टेक हो गया है, राष्ट्रपति का जो चुनाव, राष्ट्रपति का जो चुनाव क्या है, चुनाव प्रक्रिया, इसका वर्णन किया गया है अनुच्छेद 55 में। गलती से 52 लिखा गया था, अनुच्छेद 55 में इसका वर्णन किया गया है। राष्ट्रपति का जो चुनाव प्रक्रिया है, यह प्रक्रिया कहां से लिया गया है, यह प्रक्रिया लिया गया है आयरलैंड से। कहां से लिया गया है, तो आयरलैंड से। इस चीज को ध्यान में रखना है। कंप्लीट है। चलिए अब आगे हम बात करते, आगे बात करते हैं अनुच्छेद 56 की। अनुच्छेद 56, अनुच्छेद 56 की बात करें तो इसमें किसका वर्णन किया गया है, तो इसमें वर्णन किया गया है राष्ट्रपति के कार्यकाल का, राष्ट्रपति के कार्यकाल का वर्णन किया गया। तो राष्ट्रपति का कार्यकाल जो है वो कार्यकाल कितना होगा, तो राष्ट्रपति का कार्यकाल होता है सामान्यतः, ध्यान दीजिए, सामान्यतः, सामान्यतः शपथ ग्रहण, शपथ ग्रहण की तिथि से, की तिथि से इसका कार्यकाल होता है 5 वर्ष का, 5 वर्ष का। लेकिन अगर हम बात करें तो यह अपना त्याग पत्र जो है, त्याग पत्र जो है वह उपराष्ट्रपति को सौंपकर, उपराष्ट्रपति को सौंपकर पद मुक्त हो सकता है। अब यहाँ एक चीज और समझिए, हम क्या बोले हैं, राष्ट्रपति का जो कार्यकाल है सामान्यतः कितने वर्ष का होता है, 5 वर्ष का होता है। क्या राष्ट्रपति के कार्यकाल को बढ़ाया जा सकता है, बिल्कुल ऐसा होता है। कब होगा, तो ध्यान दीजिए यहाँ पर, अगर हम नए राष्ट्रपति की बात करें, नए राष्ट्रपति का जो चुनाव होता है पुराने राष्ट्रपति के कार्यकाल समाप्ति से ठीक 6 माह पहले, ठीक 6 माह पहले नए राष्ट्रपति का चुनाव होता है। यदि किसी कारणवश नए राष्ट्रपति के चुनाव में देरी हो जाए तो पुराना जो राष्ट्रपति, इसका कार्यकाल समाप्त होने वाला है, कार्यकाल समाप्त होने के बाद भी यह व्यक्ति
तब तक अपने पद पर बना रहेगा जब तक इसका उत्तराधिकारी नहीं आ जाता है। तो कंप्लीट है। तो इसका कार्यकाल क्या बोले, सामान्यतः 5 वर्ष का होगा, लेकिन 5 वर्ष का होगा, लेकिन समय से पहले भी यह व्यक्ति अपना त्याग पत्र दे सकता है इसको, उपराष्ट्रपति को। और क्या इसका कार्यकाल 5 साल से ज्यादा हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। कब होगा? तो जब नए राष्ट्रपति के चुनाव में देरी हो, तो पुराना राष्ट्रपति कार्यकाल की समाप्ति के बाद भी तब तक अपने पद का, जब तक नए राष्ट्रपति यानी जब तक उसका उत्तराधिकारी नहीं आया। तो कार्यकाल समाप्त हो गया है। अब आगे हम बढ़ते हैं। कार्यकाल के बाद ध्यान दीजिए, अनुच्छेद 56 के बाद हम पढ़ेंगे अनुच्छेद 57। तो अब नेक्स्ट है अनुच्छेद 57। अनुच्छेद 57 की बात करें तो अनुच्छेद 57 में किसका वर्णन किया गया है? तो अनुच्छेद 57 में वर्णन किया गया है राष्ट्रपति के पुनः निर्वाचन का। किसका? तो राष्ट्रपति के पुनः निर्वाचन का वर्णन किया गया है। अब ध्यान से समझिए, विश्व में सबसे ज्यादा शक्तिशाली देश कौन है? अमेरिका। और भारत भी आज के डेट में किसी से कम नहीं है, भारत भी किसी से कम नहीं है। अमेरिका के राष्ट्रपति की बात करें तो अमेरिका में कोई भी व्यक्ति केवल और केवल कितना बार राष्ट्रपति बन सकता है? 2 बार। और भारत में अगर बात करें, कोई भी व्यक्ति राष्ट्रपति बन सकता है कितना बार? अनंत बार बन सकता है। राष्ट्रपति अनंत बार बन सकता है, जितना बार चुनाव जीतेगा उतना बार राष्ट्रपति बनेगा। लेकिन अमेरिका में कोई भी व्यक्ति कितना बार राष्ट्रपति बन सकता है? केवल और केवल 2 बार। जैसे आप देख लीजिए ट्रंप का ये क्या है? ट्रंप का ये लास्ट कार्यकाल है, इसके बाद वह जीवन में कभी राष्ट्रपति बन सकता है? नहीं बन सकता, इसीलिए तो उतना तांडव कर रहा है। अब नेक्स्ट अगर बात करें, अमेरिका के राष्ट्रपति का जो कार्यकाल होता है वह होता है 4 वर्ष, और भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल है 5 वर्ष। तो अनुच्छेद 57 में किसका वर्णन किया गया? राष्ट्रपति के पुनः निर्वाचन का वर्णन किया गया है। अर्थात इसमें कहा गया कोई भी व्यक्ति जितनी बार चाहे उतनी बार राष्ट्रपति का चुनाव जीतकर राष्ट्रपति बन सकता है। तो यहां पर एक प्रश्न है, आप बोले थे कि सर 6 माह पहले चुनाव होता है, जो प्रेजेंट राष्ट्रपति है क्या वो राष्ट्रपति का चुनाव लड़ सकता है? बिल्कुल लड़ सकता है। अब चलिए मानिए कि राष्ट्रपति, तो उस व्यक्ति का जो प्रेजेंट में राष्ट्रपति बना हुआ है उसका कार्यकाल तो अब 6 महीना में खत्म हो जाएगा। 6 महीना पहले ही नए राष्ट्रपति का चुनाव होता है। अब वो व्यक्ति चुनाव लड़ा, पद पर रहते राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव लड़ा और वो व्यक्ति हार गया, क्या 6 महीना तक रहेगा और राष्ट्रपति? बिल्कुल रहेगा, क्योंकि वो तो पिछले बार के लिए जीता है। तो कहने का मतलब पद पर रहते हुए भी कोई भी व्यक्ति राष्ट्रपति का चुनाव लड़ सकता है। क्लियर है? अब 57 के बाद अगर हम बात करें, 57 के बाद नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं अनुच्छेद 58 की अगर हम बात करें तो 58 में किसका वर्णन किया गया है? तो 58 में राष्ट्रपति की योग्यता, किसका वर्णन? राष्ट्रपति के योग्यता का वर्णन किया गया है। अब राष्ट्रपति के योग्यता के बारे में अगर हम बात करें तो राष्ट्रपति का बहुत सारा योग्यता है। अब एक एक योग्यता को क्या है, एक एक योग्यता को हमको जानना पड़ेगा। सबसे पहला, राष्ट्रपति बनने की योग्यता होना चाहिए वह भारत का नागरिक हो, भारत का नागरिक हो। दूसरा अगर हम योग्यता की बात करें, वह 35 वर्ष उम्र पूरा कर चुका हो। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं तीसरा, वह पागल तथा दिवालिया ना हो। नेक्स्ट अगर हम बात करें, वह लाभ के पद पर ना हो। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं, वह क्या हो? वह साक्षर हो। और नेक्स्ट योग्यता क्या है? वह
लोकसभा, वह लोकसभा सदस्य बनने की, लोकसभा सदस्य बनने की योग्यता रखता हो। अब ध्यान से समझिए, हम क्या बोले, पहला योग्यता, ये सारा चीज हम कल भी बताए थे पिछले क्लास में भी। क्या है यहाँ पर योग्यता? वह भारत का नागरिक हो। यह शब्द अपने आप में चीख चीख कर कह रहा है कि भारत का राष्ट्रपति कोई भी व्यक्ति बनेगा, भारत का ही नागरिक बनेगा। अन्य किसी भी देश का नागरिक भारत में आकर राष्ट्रपति पद धारण नहीं कर सकता है। दूसरा है, वह 35 वर्ष उम्र पूरा कर चुका हो। तीसरा, पागल और दिवालिया ना हो। पागल मतलब दिमाग से पैदल ना हो, और दिवालिया मतलब जेब खाली ना हो। वह लाभ के पद पर ना हो, वह लाभ के पद पर ना हो, वह साक्षर हो। और भारत में साक्षरता का दर क्या माना गया है? जिसको सिग्नेचर करने आ गया वो व्यक्ति क्या है? साक्षर है। और वह लोकसभा सदस्य, लोकसभा, ध्यान दीजिए, लोकसभा सदस्य बनने की योग्यता रखता हो। लोकसभा सदस्य हो नहीं, लोकसभा सदस्य बनने की योग्यता रखता हो। ये क्या है? राष्ट्रपति की योग्यता। अब इतनी योग्यता के बाद ही कोई व्यक्ति राष्ट्रपति का चुनाव लड़ सकता है। अब राष्ट्रपति का चुनाव लड़ने के लिए इन सभी योग्यताओं के अलावा अगर बात करें, इन सभी योग्यताओं के अलावा चुनाव लड़ने के लिए उस व्यक्ति के पास और कुछ योग्यता होनी चाहिए। क्या? 50 प्रस्तावक, 50 प्रस्तावक प्लस 50 अनुमोदक होना चाहिए। 50 प्रस्तावक प्लस 50 अनुमोदक होना चाहिए। अब सर, प्रस्तावक क्या है, अनुमोदक क्या है? तो इतना समझ लीजिए, 50 प्रस्तावक कहने का मतलब निर्वाचन आयोग के समक्ष 50 व्यक्ति इसके नाम को लेकर जाएगा कि अमुक व्यक्ति राष्ट्रपति का चुनाव लड़ेगा। और उसके पीछे 50 अनुमोदक होना चाहिए, मतलब 50 व्यक्ति पीछे से कहे कि सर हम आपका क्या कर रहे हैं, समर्थन कर रहे हैं। कहने का मतलब क्या है कि 50 व्यक्ति नाम लेकर जाएगा तो 50 व्यक्ति सपोर्ट करेगा। टोटल कितना? 100 व्यक्ति। और ये 100 व्यक्ति कौन? जो इसको वोट देगा। और राष्ट्रपति को वोट कौन देता है? राष्ट्रपति को वोट देता है एमपी और एमएलए। यानी राष्ट्रपति चुनाव लड़ने के लिए 100 एमपी और 100 एमएलए कहां होना चाहिए? पॉकेट में होना चाहिए। तब हम राष्ट्रपति का चुनाव क्या कर सकते हैं? राष्ट्रपति का चुनाव लड़ सकते हैं। कंप्लीट है। एक चीज और थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, राष्ट्रपति के चुनाव में एक चीज छोड़ दिए हैं। राष्ट्रपति के चुनाव में अगर बात करें यहां चुनाव प्रक्रिया में, तो चुनाव प्रक्रिया होता है अप्रत्यक्ष अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के तहत, एकल संक्रमणीय मत पद्धति के तहत। और इस पद्धति के तहत जीतने वाले उम्मीदवार को हमेशा कुल वोट का 50% प्लस 1 मत लाना होता है। अगर इतना हम लाए तभी हम जीत सकते हैं, इतना अगर नहीं लाए तब हम जीत नहीं सकते। क्लियर है यहां तक में? अगर इतना 50% प्लस 1 मत नहीं लाया गया है तब क्या होगा? तब दोहरी मतगणना होगा। और दोहरी मतगणना से, ध्यान दीजिए, दोहरी मतगणना से बात करें, दोहरी मतगणना से राष्ट्रपति बनने वाले भारत के एकमात्र व्यक्ति हैं जिनका नाम क्या है? जिनका नाम है बीवी गिरी। जिनका नाम क्या है? बीवी गिरी। तो राष्ट्रपति के चुनाव जीतने के लिए कितना मत चाहिए हमको? तो कुल डाले गए मत का 50% प्लस 1 मत चाहिए। अगर नहीं आया तो दोहरी मतगणना होगी। और दोहरी मतगणना से राष्ट्रपति बने थे कौन? तो राष्ट्रपति बने थे बीवी गिरी। अब नेक्स्ट आगे हम बात करते हैं अनुच्छेद 58 में ही थोड़ा सा और विस्तार से जाते हैं। अनुच्छेद 58 में क्या कहा? 58 में कहा 50 प्रस्तावक 50 अनुमोदक होना चाहिए और साथ ही साथ व्यक्ति को 15,000 रुपया जमानत राशि कहां जमा करना होगा? आरबीआई। और ये 15,000 जमानत राशि चुनाव खत्म होने के बाद क्या होता है? उम्मीदवार को लौटा दिया जाता है। कब लौटाया जाएगा? जब उम्मीदवार कुल डाले गए मत का 1/6 मत या उससे ज्यादा मत प्राप्त करता है। अगर उससे ज्यादा मत नहीं प्राप्त करेगा, 1/6 से कम मत प्राप्त करेगा तो यह 15,000 रुपया वापस नहीं किया जाएगा। तो चलिए आगे हम बढ़ते हैं। अनुच्छेद 58 के बाद अनुच्छेद
अनुच्छेद 59। अनुच्छेद 59 में किसका वर्णन है? राष्ट्रपति के सेवा शर्त का वर्णन है, राष्ट्रपति के सेवा शर्त का वर्णन। अब ध्यान दीजिए, हम क्या बोले थे कि राष्ट्रपति बनने के लिए लोकसभा सदस्य बनने की योग्यता होनी चाहिए। अब राष्ट्रपति के सेवा शर्त में कहा गया है कि राष्ट्रपति कोई भी व्यक्ति बनेगा, यदि किसी सदन का व्यक्ति राष्ट्रपति चुनाव लड़ता है, चुनाव जीत जाता है, तो शपथ ग्रहण से ठीक पहले पूर्व पद से क्या करेगा? पूर्व पद से उस व्यक्ति को त्याग पत्र देना होगा। पूर्व पद से क्या करना पड़ेगा? त्याग पत्र देना होगा। यानी राष्ट्रपति जो है, दूसरा राष्ट्रपति क्या है? किसी भी सदन का सदस्य, किसी भी सदन का सदस्य नहीं होना चाहिए, सदस्य नहीं होना चाहिए। और तीसरा जो है, राष्ट्रपति लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए। तो ये था राष्ट्रपति का सेवा शर्त। नेक्स्ट अगर हम बात करें अनुच्छेद 60, ध्यान दीजिए, अनुच्छेद 60 में अगर हम बात करें तो अनुच्छेद 60 में किसका वर्णन किया गया है? तो अनुच्छेद 60 में वर्णन किया गया है राष्ट्रपति के शपथ ग्रहण का, राष्ट्रपति के शपथ ग्रहण का वर्णन किया गया। तो राष्ट्रपति को उसके पद एवं गोपनीयता का शपथ कौन दिलाता है? तो दिलाता है भारत का मुख्य न्यायाधीश, भारत का मुख्य न्यायाधीश शपथ दिलाता है। न्यायाधीश की बात करें, न्यायाधीश कौन होता है? तो ये सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश, और इसको क्या बोलते हैं? CJI, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के द्वारा क्या किया जाता है? शपथ दिलवाया जाता है। अगर CJI नहीं मौजूद है, तब इस राष्ट्रपति को उसके पद का शपथ कौन दिलाएगा? तो सुप्रीम कोर्ट का वरिष्ठ न्यायाधीश जो है वह इसको शपथ दिलाएगा। कंप्लीट है। अब आ जाइए 61, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो अनुच्छेद है वो अनुच्छेद 61 है। अनुच्छेद 61 में अगर हम बात करें, किसका वर्णन किया गया है? अनुच्छेद 61 में वर्णन किया गया है राष्ट्रपति को पद से हटाने की प्रक्रिया, यानी महाभियोग का वर्णन किया गया है। महाभियोग है क्या? तो राष्ट्रपति को पद से हटाने की एक प्रक्रिया है जिसको क्या बोला गया है संविधान में? महाभियोग। प्रश्न है कि सर महा क्यों लगेगा, यानी राष्ट्रपति को क्यों हटाया जाएगा? तो जब राष्ट्रपति क्या करता है? संविधान का उल्लंघन करता है, तब उसके खिलाफ क्या लगाया जाता है? महाभियोग। सर महाभियोग कहां लगेगा? तो महाभियोग एक प्रस्ताव है, जो प्रस्ताव कहां लाया जाता है? संसद में लाया जाता है। कहां लाया जाता है? संसद में। और आपको पता है कि संसद के दो सदन, एक सदन का नाम है लोकसभा और दूसरे सदन का नाम है राज्यसभा। तो राष्ट्रपति पर जो महाभियोग प्रस्ताव है वह संसद के किसी भी सदन में लाया जा सकता है, चाहे वो लोकसभा में पहले लाए या राज्यसभा में पहले लाए, लेकिन जिस भी सदन में लाया जाएगा, इतना एकदम दिमाग में बैठा लेना है, जिस भी सदन में लाया जाएगा उस सदन के 1/4 सदस्य का समर्थन अनिवार्य है। कहने का मतलब यदि लोकसभा में लाया जा रहा है तो लोकसभा में जितने सदस्य हैं उसके 1/4 सदस्यों का समर्थन जरूरी है। यानी उसके 1/4 सदस्य यदि चाहेगा राष्ट्रपति पर महाभियोग प्रस्ताव आए तभी आ सकता है। अगर पहले राज्यसभा में प्रस्ताव लाया जाता है तो यहां भी 1/4 सदस्यों का क्या होना चाहिए? समर्थन होना चाहिए। मान लेते हैं लोकसभा में प्रस्ताव आया, तो प्रस्ताव लाने से ठीक, ध्यान देना है, प्रस्ताव लाने से ठीक 14 दिन पहले इसकी सूचना देना पड़ता है। किसको? राष्ट्रपति को, कि आप पर क्या हम ला रहे हैं? आप पर हम महाभियोग ला रहे हैं, इम्पीचमेंट ला रहे हैं। महाभियोग का सिंपल समझिए मतलब है कि हम राष्ट्रपति पर आरोप लगाए कि राष्ट्रपति संविधान का क्या कर रहा है? उल्लंघन कर रहा है, इसको हटाया जाए।
14 दिन पहले इसकी सूचना हम देंगे इस प्रस्ताव की। इसके बाद यदि यह प्रस्ताव दोनों सदनों से, लोकसभा और राज्यसभा दोनों सदनों से विशेष बहुमत यानी 2/3 बहुमत से पारित हो जाता, 2/3 बहुमत से लोकसभा से भी, 2/3 बहुमत से राज्यसभा से भी अगर पारित हो जाता है तो राष्ट्रपति अपने पद से हट जाएगा। राष्ट्रपति अपने पद से हट जाएगा। अब ध्यान दीजिए, राष्ट्रपति पर आरोप लगा है संविधान के उल्लंघन का, तो राष्ट्रपति भी तो अपना पक्ष रखेगा। तो संसद में राष्ट्रपति का पक्ष कौन रखता है? तो संसद में राष्ट्रपति का पक्ष रखता है महान्यायवादी। और पिछले क्लास में बताए होंगे कि महान्यायवादी की नियुक्ति अनुच्छेद 76 के तहत कौन करता है? राष्ट्रपति। और यह क्या है? तो यह भारत का सबसे बड़ा विधि अधिकारी है, सबसे बड़ा विधि अधिकारी। शायद यहां तक समझ में आ गया होगा। अब 61 के बाद नेक्स्ट बात करते हैं अनुच्छेद 62। 61 के बाद अनुच्छेद 62, और अनुच्छेद 62 में ध्यान दीजिए, अनुच्छेद 62 में किसका वर्णन किया गया है? तो राष्ट्रपति के पद रिक्त को भरने की प्रक्रिया, पद रिक्त को भरने की प्रक्रिया का वर्णन किया गया है। अब यहां पर समझना है, राष्ट्रपति का पद रिक्त, हम पहले अनुच्छेद में बताए थे, अनुच्छेद 52 में, कि राष्ट्रपति का पद कभी भी रिक्त नहीं माना जाएगा। फिर यहां पर पद रिक्त को भरने की प्रक्रिया कहां से आ गया? तो समझिए, कोई भी अधिकारी है, अगर वो पद पर है तो उसका जो पद रिक्त होगा वह पद रिक्त होगा दो स्थिति में। एक पहला पद रिक्त होगा अस्थायी पद रिक्त, पिछले क्लास में शायद हम बताए थे, अस्थायी पद रिक्त होगा, और एक होगा अस्थायी पद रिक्त, अस्थायी पद रिक्त। अब अस्थायी पद रिक्त की बात करें, ये कब होगा? तो जब मानते हैं कि राष्ट्रपति क्या है? राष्ट्रपति बीमार है। राष्ट्रपति बीमार है, राष्ट्रपति कहां है? विदेश यात्रा पर है, विदेश यात्रा पर है। राष्ट्रपति कहां है? राष्ट्रपति अभी अवकाश ले लिया है। तो ऐसी स्थिति में उसके पद को माना जाता है अस्थायी पद रिक्त। कहने का मतलब वह व्यक्ति फिर से आएगा। अस्थायी पद रिक्त कहने का मतलब कि राष्ट्रपति अपना क्या किया है? राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र दे दिया है। राष्ट्रपति क्या किया है? राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र दे दिया। राष्ट्रपति पर क्या लग गया? तो राष्ट्रपति पर महाभियोग लग गया। राष्ट्रपति पर क्या लग गया? महाभियोग लग गया। राष्ट्रपति की क्या हो गई? मृत्यु हो गई। कार्यकाल में रहते ही उसकी मृत्यु हो गई पद पर ही। तो ऐसी स्थिति में उसका पद क्या होगा? उसका पद रिक्त हो जाएगा। लेकिन हमारे संविधान में ऐसा व्यवस्था किया गया है कि यदि राष्ट्रपति का पद अस्थायी रूप से रिक्त हो जाए तो तुरंत उसके पद को भरा जाता है। कैसे भरा जाता है वो प्रक्रिया समझिए। जैसे अगर हम बात करें भारत में अधिकारियों की बात करें तो भारत में कौन है? तो भारत में एक है राष्ट्रपति, ध्यान से समझना, एक है उपराष्ट्रपति। नेक्स्ट अगर हम बात करें तब आता है सीजेआई, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। तो ये थोड़ा सा क्रम हमको याद रखना। अब सवाल आ रहा होगा, सर कभी राष्ट्रपति का पद अस्थायी रूप से रिक्त हुआ है? तो हाँ, ऐसा हुआ है। तो ऐसा कब हुआ है सर? वो थोड़ा सा समझिए। अगर हम राष्ट्रपति के पद रिक्त की बात करें, राष्ट्रपति का जो पद रिक्त है 1969 ईस्वी में देश के राष्ट्रपति हुआ करते थे डॉक्टर जाकिर हुसैन। कंप्लीट है। और उसी समय हमारे देश के उपराष्ट्रपति हुआ करते थे जिनका नाम था बीबी गिरी। और उसी समय हमारे देश के सीजेआई हुआ करते थे मोहम्मद हिदायतुल्लाह। सर ये सब क्यों बता रहे हैं?
तो रीजन है कि यदि, ध्यान से समझना, यदि राष्ट्रपति का पद अचानक रिक्त हो जाए, राष्ट्रपति का पद अचानक रिक्त हो जाए तो उपराष्ट्रपति कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में काम करेगा। कब तक? जब तक नया राष्ट्रपति अब चुनाव जीत कर ना आ जाए। अगर राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों का पद रिक्त हो जाए तो कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में काम कौन करता है? काम करता है सीजेआई। ध्यान दीजिए, 1969 ईस्वी में क्या हुआ था? डॉक्टर जाकिर हुसैन जो भारत के प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति थे, इनकी मृत्यु हो गई। मृत्यु हो गया तब भारत के प्रथम कार्यवाहक, तब भारत के प्रथम कार्यवाहक राष्ट्रपति बने। कार्यवाहक राष्ट्रपति बने कौन? तो कार्यवाहक राष्ट्रपति बने बीवी गिरी। बीवी गिरी कुछ ही समय में अपने पद से त्याग पत्र दे दिए, उपराष्ट्रपति के पद से त्याग पत्र दे दिए और राष्ट्रपति का चुनाव लड़ लिए। चुनाव लड़ लिए तो यहां राष्ट्रपति का भी पद रिक्त था, उपराष्ट्रपति भी अपना त्याग पत्र दे दिया। अब ऐसी स्थिति में क्या होगा? तो ऐसी स्थिति में भारत के दूसरे कार्यवाहक राष्ट्रपति बने थे कौन? तो राष्ट्रपति बने थे मोहम्मद हिदायतुल्लाह। सर ऐसा और कभी हुआ था? बिल्कुल हुआ था। एक बार और हुआ। एक बार कब हुआ? तो 1977 ईस्वी की बात करें, भारत के राष्ट्रपति हुआ करते थे डॉक्टर फखरुद्दीन अली अहमद हमारे देश के क्या हुआ करते थे? राष्ट्रपति। और ये दूसरे मुस्लिम राष्ट्रपति थे। इनकी भी मृत्यु क्या हो गया? कार्यकाल में ही हो गया। और इस समय हमारे देश के उपराष्ट्रपति हुआ करते थे, नाम था बीडी जत्ती। भारत के क्या थे? ये उपराष्ट्रपति थे। जैसे ही डॉक्टर फखरुद्दीन अली अहमद की मृत्यु हुई, राष्ट्रपति फिर उसके बाद उपराष्ट्रपति जो थे बीडी जत्ती, यह भारत के क्या बने? तीसरे कार्यवाहक राष्ट्रपति बन गए। अब यहां थोड़ा सा समझिए, अगर पूछा जाएगा भारत में कुल कितने कार्यवाहक राष्ट्रपति बने? 3। अगर इसी में पूछा जाए कि कार्यवाहक राष्ट्रपति बनने वाले प्रथम सीजेआई यानी मोहम्मद हिदायतुल्लाह, कार्यवाहक राष्ट्रपति बनने वाले दूसरे उपराष्ट्रपति, तब हो जाएगा बीडी जत्ती। कार्यवाहक राष्ट्रपति बनने वाले तीसरे व्यक्ति, तब होगा बीडी जत्ती। कार्यवाहक बनने वाले प्रथम व्यक्ति, तब होगा बीवी गिरी। तो शायद हमको लगता है समझ में आ गया होगा। इसको एक बार दो बार वीडियो को देखिए और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। कल के क्लास में हम पढ़ेंगे राष्ट्रपति के शक्ति के बारे में। आज का क्लास यहीं पर समाप्त होता है। धन्यवाद।